हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम जानेंगे लखनवी अंदाज पाठ का प्रश्न अभ्यास जो लिया गया है कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अध्याय 12 से। लखनवी अंदाज यशपाल जी की व्यंग्यात्मक कहानी है। व्यंग्यात्मक तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। व्यंग करना यानी हंसी या मजाक उड़ाना, या आप कह सकते हैं कि कोई हास्यास्पद कहानी। क्या होता है कि हम व्यंग के माध्यम से बड़ी बातें कह देते हैं और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता। यानी कहने का अंदाज इस तरीके का होता है कि हम सामने वाले को बड़ी से बड़ी बात भी बोल देते हैं तो भी वह हंसते हंसते उस बात को सुन लेता है, उसका बुरा नहीं मानता। तो यहाँ इस कहानी के माध्यम से उन्होंने मध्यवर्गीय समाज की दोहरी मानसिकता पर व्यंग किया है। जब आप इस कहानी का वीडियो देखेंगे तो उससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि लखनवी अंदाज कहानी को व्यंग्यात्मक कहानी क्यों कहा गया है। ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप एंड तक देखें। यदि आप यशपाल जी का जीवन परिचय और लखनवी अंदाज पाठ का सार जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्न अभ्यास को आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। अब देखिए लेखक को कैसे लगा कि वह उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। तो लेखक जैसे ही उस कंपार्टमेंट में पहुंचे जहां नवाब साहब बैठे हुए थे, नवाब साहब ने उन्हें देख करके, कहते ना कि अगर हमें किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती, हम शांत रहना चाहते हैं और कोई अचानक से हमारे सामने आ जाता है तो हम क्या कर लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं, अपने में मगन हो जाते हैं। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को देख करके लेखक को लगा कि नवाब साहब जो है वो उनसे बातचीत करना नहीं चाहते हैं। अब देखिए इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेखक के अचानक ट्रेन के डिब्बे में कूद पड़ने से नवाब साहब की आँखों तथा मुख पर अनेक एकांत चिंता में खलल पड़ जाने के चिन्ह और असंतोष दिखाई दिया। ट्रेन में लेखक के साथ बातचीत करने के लिए नवाब साहब ने कोई उत्सुकता प्रकट नहीं की और न ही उनकी तरफ देखा। इससे लेखक को स्वयं के प्रति नवाब साहब की उदासीनता का अभाव हुआ, क्योंकि भाई ऐसा लग रहा था कि नवाब साहब भी अकेले ही रहना चाहते थे, लेकिन लेखक के आते ही कैसा लगा जैसे कि उनकी एकांत चिंतन में खलल पड़ गई हो। तो इन सारी चीज़ों को देख करके लेखक को लगा कि वो उनसे बातचीत नहीं करना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुड़का, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? तो जब हमने कहानी पढ़ी थी तो हमने क्या देखा था, नवाब साहब जो हैं वो बहुत ही यत्न से खीरे को सबसे पहले धोते हैं, फिर उसको तौलिए से पोंछते हैं, उसके बाद छीलते हैं और फिर इसे काटते हैं। काटने के बाद जीरा लगा हुआ नमक और मिर्च उस पर बुड़क देते हैं। बुड़कना इट मीन्स कि छींटना या डालना। और उसके बाद क्या करते हैं, वह सूंघ करके उसे फेंक देते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है? देखिए इस कहानी में यह दिखाया जा रहा है कि नवाब साहब जो हैं उनके पास है तो कुछ भी नहीं, लेकिन वह किस प्रवृत्ति के हैं? दिखावटी प्रवृत्ति के। दिखावटी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनके पास होता कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों के सामने वह दिखावा करते हैं जिससे लोगों को यह लगे कि वो बहुत ही रईस इंसान है। तो चलिए अब इसका उत्तर देखें। यहाँ देखिए इसका उत्तर है, नवाब साहब द्वारा दिए गए खीरा खाने के प्रस्ताव को लेखक ने अस्वीकार कर दिया। खीरा खाने की इच्छा तथा सामने वाले यात्री के सामने अपनी झूठी साख बनाए रखने की उलझन में नवाब साहब ने खीरा खाने की सोची, परंतु उसे तुच्छ दिखाने के इरादे से नवाब साहब ने खीरा सूंघकर फेंक दिया। नवाब साहब के इस कार्य से ऐसा प्रतीत होता है कि वे दिखावे की जिंदगी जीते हैं और अपनी रईसी सिद्ध करने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। तो जो लोग दिखावटी होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। वे अपनी दिखावटी जिंदगी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो देखिए इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे,
हम लेखक यशपाल के विचारों से पूरी तरह सहमत हैं। किसी भी कहानी की रचना उसके आवश्यक तत्वों, कथा वस्तु, घटना, पात्र आदि के बिना संभव नहीं होता। घटना तथा कथा वस्तु कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पात्रों द्वारा संवाद कहे जाते हैं। कहानी में कोई न कोई विचार, बात या उद्देश्य भी अवश्य होना चाहिए। ये कहानी के आवश्यक तत्व हैं। चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? जैसे ये कहानी है ना लखनवी अंदाज, आप इसका और क्या नाम देना चाहेंगे? तो देखिए इसके तो बहुत सारे नाम हैं। क्या क्या नाम हम इस कहानी का दे सकते हैं? तो झूठा दिखावा, लोग बहुत झूठा दिखावा करते हैं, होता कुछ नहीं है उनके पास, लेकिन खुद को दिखाते हैं कि बहुत रईस हैं। नवाबी शान या आडंबर, आडंबर यानी कि दिखावा। तो ये सभी नाम हम दे सकते हैं कहानी का, क्योंकि नवाब साहब ने अपनी झूठी शान शौकत को कायम रखने के लिए अपनी छोटी सी इच्छा को भी दबा दिया। क्योंकि खीरा खाने की तो इच्छा थी, लेकिन दिखावे की वजह से उन्होंने खीरे को सूंघ करके फेंक दिया। साथ ही यह उनके नवाबी स्वभाव, सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली व झूठे प्रदर्शन के भाव को भी दर्शाता है। अगला प्रश्न देखिए, रचना और अभिव्यक्ति से है। पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न का पहला प्रश्न यहाँ पे है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र वस्तु प्रस्तुत कीजिए। चित्र वस्तु कहने का अर्थ है यहाँ पे बच्चों, आपको ऐसे लिखना है उस बात को जैसा लगे कि वो हमारे सामने हूबहू वो चीज़, वो घटना घटित हो रही है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो जब आप इस कहानी को अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, तभी आप उस कहानी को अपने शब्दों में प्रस्तुत कर सकेंगे। तो इस कहानी को अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आई बटन पर क्लिक करें और इस वीडियो को देखें। देखिए इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे। सेकेंड क्लास के एकांत डिब्बे में बैठे नवाब साहब ने खीरा खाने की इच्छा से 2 ताजे खीरे एक तौलिए पर रखे। सबसे पहले उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर निकालकर लोटे के पानी से धोया और तौलिए से साफ कर पानी सुखा लिया। फिर जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे। हम भी अगर खीरा खाते हैं तो क्या करते हैं, खीरे को सिर को काटते हैं ना, जिससे झाग निकलता है। तो लोग कहते हैं ना कि झाग निकलना ज़रूरी होता है ताकि यह हमें करवा नहीं लगेगा, और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरे को बहुत सावधानी से छीलकर फाँकों पर बहुत कायदे से जीरा, नमक, मिर्च की सुर्खी बुड़क दी, यानी उस पर डाल दिया या छिड़क दिया। इसके बाद एक एक करके उन फाँकों को उठाया और उन्हें सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो जब आप कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी आप इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिख पाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है, किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? अब रसास्वादन करना यानी जैसे आप मान लो कोई भी चीज़ खाना चाहते हो तो उसे कितने अच्छे से बनाते हो, फिर उसे खाते हो। तो यहाँ पे यही बात है। इसका उत्तर आप देखो इस प्रकार लिखोगे, हम खीर का रसास्वादन करने के लिए उसे अच्छी तरह से एक कटोरी में परोसते हैं तथा उसके ऊपर काजू, किशमिश, बादाम और पिस्ता डालकर अच्छी तरह से उसे सजाते हैं और फिर उसका स्वाद लेते हैं। कितना मज़ा आता है ना। अब देखिए प्रश्न संख्या 6। खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। हाँ भाई, कोई बेवकूफ़ और पागल इंसान ही होगा ना जो इतना मेहनत करने के बाद उसे फेंक देगा सूंघ करके। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। अगर आप लोगों ने किसी नवाब के सनक या शौक के बारे में पढ़ा है तो उस पर आपको कुछ पंक्तियाँ लिखनी है। अब यहाँ देखिए, इसका उत्तर आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। पाठ में प्रस्तुत खीरे के प्रसंग द्वारा नवाब के सफ़ेदपोश जीवन का पर्दाफाश किया गया है। इससे उनके सन की व्यक्तित्व का ज्ञात होता है। ऐसे ही एक सनक यह भी हो सकती है, नवाब अपनी शान और शौकत के लिए पैसे लुटाने से बाज नहीं आते हैं। होता नहीं है लेकिन फिर भी लुटाते हैं दिखावे के लिए कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। फिर चाहे उनके घर में पैसे की तंगी ही क्यों ना हो,
पर बाहर वे खूब पैसे लुटाते हैं। तो इस प्रकार के भी लोग होते हैं दुनिया में, महामूर्ख, महाबेवकूफ़। प्रश्न संख्या 7 देखिए, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। देखिए, अगर किसी का नकारात्मक रूप है तो सकारात्मक रूप भी हो सकता है। अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सनक ज़रूरी है। मान लीजिए अगर आप IPS बनना चाहते हैं या IAS बनना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक सनक होना चाहिए उस चीज़ को पाने के लिए। उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। सकारात्मक रूप आपको अच्छे की तरफ ले जाएगा और नकारात्मक रूप आपको बुरे की तरफ ले जाएगा। वह आपको क्या बनाएगी? समाज में हंसी मजाक का पात्र बना देगी। उससे आपको प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, उससे आपको बदनामी मिलेगी। लोग आपका हंसी मजाक उड़ाएंगे। तो हमें क्या कहा जा रहा है कि ऐसी सनकों का उल्लेख करना है। तो चलिए इसका उत्तर आपको बता दिया जाए। यहाँ देखिए, सनक के 2 रूप होते हैं, एक सकारात्मक तथा दूसरा नकारात्मक। यह हर इंसान के अंदर होता है। इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस रूप को चुनता है। जहाँ एक और नकारात्मक सनक किसी व्यक्ति को समाज में हंसी मजाक का पात्र बना देता है, वहीं सनक का सकारात्मक पक्ष उसे रातों रात प्रसिद्ध कर देता है। अगर मान लीजिए आप अपनी मेहनत से IPS ऑफिसर बन गए, IAS ऑफिसर बन गए या डॉक्टर बन गए, तो वहाँ पे क्या होगा? सभी लोग आपको जानेंगे, रातों रात आप प्रसिद्ध हो जाएंगे। जैसे मदर टेरेसा को सनक थी गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने की। आप सभी ने मदर टेरेसा के बारे में सुना होगा। वह हमारे देश भारत की नहीं थी, लेकिन भारत में आकर के उन्होंने बहुत सारे गरीब और बेसहारा लोगों को अपनाया, उनकी सेवा की। आज वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन यह दुनिया आज भी उन्हें याद करती है। तो उन्होंने यह प्रसिद्धि कैसे पाई? अपने सनक की वजह से। और यह सनक उन्हें किस ओर ले जा रहा है? तो सकारात्मकता की ओर। दूसरा देखिए, महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा के बल पर देश को आज़ादी दिलाने की सनक सवार थी। वह नहीं चाहते थे कि हम हिंसा करें, खून खराबा हो, लोग मरे। वह चाहते थे कि सत्य और अहिंसा के बल पर हम अपने देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाएं। महात्मा बुद्ध की सत्य को खोजने की सनक ने उन्हें गौतम बुद्ध का दर्जा दिला दिया। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिखें। अब यहाँ देखिए भाषा अभ्यास। भाषा अभ्यास में क्या है? प्रश्न संख्या 8 है हमारा। निम्नलिखित वाक्यों में क्रियापद छांटकर क्रिया भेद भी लिखिए, यानी क्रिया के भाग भी हमें बताना है कि वह कौन सा क्रिया है। सबसे पहले क्रिया क्या होता है यह जानना जरूरी है। तो जो भी कार्य हमारे द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, खेलना, कूदना, बैठना, उठना, ये सभी क्या है? क्रिया है। अब यहाँ देखिए, पहला हमारा है, एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारकर बैठे थे। तो यहाँ क्रिया क्या हो गया? बैठे थे। और यह कौन सी क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया है। क्रिया के मुख्यतः 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए, इसको पहचानने का एक तरीका है। अगर आप क्या करके प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर आपको मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया होगा। अगर क्या करने पर प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है, इसका मतलब है वो अकर्मक क्रिया है। जैसे यहाँ क्या कह रहे हैं, एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारकर बैठे थे। तो यहाँ पर अगर आप पूछेंगे क्या बैठे थे, तो यहाँ कोई उत्तर मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है ये अकर्मक क्रिया है। दूसरा देखिए, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। तो यहाँ आप प्रश्न पूछिए क्या के लिए उत्साह नहीं दिखाया? तो यहाँ उत्तर मिल रहा है कि संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। तो ये क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। उसके बाद है, ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। ठाली बैठे कहने का अर्थ है खाली बैठना। और कल्पना करना, क्या कल्पना करना? तो यहाँ कोई उत्तर नहीं मिलेगा भाई। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि यह जो क्रिया है वह अकर्मक क्रिया है। उसके बाद है,
अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। तो यहाँ पे क्या खरीदे होंगे? तो खीरे। अब क्या काटने के लिए? तो खीरे काटने के लिए। तो प्रश्न का उत्तर हमें मिल रहा है। इट मीन्स ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। ये होंगे भी क्या है? सकर्मक क्रिया है। क्या खरीदे होंगे? तो खीरे खरीदे होंगे। खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। अब देखिए किसका सिर काटा गया? तो खीरे का, सकर्मक क्रिया है। गोदकर झाग निकाला, किसका? खीरे का, तो यह भी सकर्मक क्रिया है। तो प्रश्न पूछने पे उत्तर मिल रहा है, इसका मतलब है ये सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। किस आँखों से देखा? सतृष्ण आँखों से। तो यहाँ पर देखा क्या हो गया? अकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर क्या करने पर प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर के क्या हो गए थे? लेट गए थे। तो लेट गए भी अकर्मक क्रिया होगा और थक कर भी अकर्मक क्रिया होगा। उसके बाद है जेब से चाकू निकाला। तो क्या निकाला? तो चाकू निकाला, तो यह क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। यहाँ प्रश्न करके देखिए कि क्या निकाला, तो आपको उत्तर मिलेगा चाकू। इट मीन्स यह जो हमारा क्रिया है वह सकर्मक क्रिया है। तो मुझे आशा है आप क्रिया भी अच्छे से समझ गए होंगे और प्रश्नों के उत्तर भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो बच्चों, लखनवी अंदाज प्रश्न अभ्यास का वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख करके भेजें, क्योंकि आपके द्वारा भेजे गए कमेंट्स और सुझाव हमें उत्साहित करते हैं इसी प्रकार के वीडियोस को बनाने के लिए। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो लखनवी अंदाज से कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर अवश्य दे पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।